ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ याद रखना, देखो जैसे 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि ग्लोबलाइजेशन होना, लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन इन दोनों का ही इम्पैक्ट था, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, इसीलिए इसको ये जी बाक आखिर में आता है, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो आप इसी को ही, एलपीजी जो रिफॉर्म है इसी को आप इंडियन इकोनॉमी के उस टाइम में भी पढ़ोगे आप, ठीक है। आईआर की पॉलिसी में भी पढ़ोगे आप, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में इधर पढ़ ही रहो, ठीक है। तो बस वहाँ पे एंगल अलग हो जाता है कि आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है, और आईआर संबंधों पे देशों के क्या प्रभाव पड़ा, इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो मतलब एक ही चीज़ है पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आपको इसको समझना समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि जो 1991 से जो पहले जो समाज था, ठीक है, और इसके बाद जो समाज है उनमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको समझनी है इस टॉपिक में। अलग दो तीन किसी यूपीएससी ने मेंस में पूछे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है फ्यूचर में फिर से, ठीक है। कहीं ना कहीं यूपीएससी पूछता ही रहता है इस टाइप के सेम, मतलब इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे अभी अब देखो 1-2 दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें पक्का बनेगा ये क्वेश्चन। अब देखो भारतीय समाज पे भूमंडलीकरण का प्रभाव इम्पैक्ट देखेंगे तो इम्पैक्ट देखो एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो अपन दोनों एंगल से ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि वैश्वीकरण है क्या आखिर, ठीक है। देखो वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे सोचो कि पहले आंवले का मुरब्बा मान लो कि इंडिया के लोग खा रहे थे, आज समय ही होता है कि पूरे विश्व के लोग आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं। ये जैसे ड्रैगन फ्रूट और ऑस्ट्रेलिया का ड्रैगन वो जो फ्रूट हो वो ऑस्ट्रेलिया का, परंतु आप सोचो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये फ्रूट बिका जा रहा है। ये आम मोस्टली मान लो इंडिया की क्लाइमेट उसमें होता है और वो पूरे वर्ल्ड में हुआ, तो ये क्या है वैश्वीकरण होता है, मतलब लोकल चीज़ों का वैश्वीकरण हो जाना, ठीक है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है वैश्वीकरण के खिलाफ एक ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। ये वैश्वीकरण हो गया और एक होता है ग्लोबलाइजेशन। लोकलाइजेशन मान लो या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं इसको, एक विपरीत वर्ड है इसका, जस्ट अपोजिटिव वर्ड होता है, ठीक, वो भी अपन देखेंगे आगे। अब देखो क्या होता है वैश्वीकरण में, सबसे पहले तो जैसे देखो पहले ये चीज़ समझो, एलपीजी तो लिबरलाइजेशन, तो गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे मान लो कि आयात पे प्रतिबंध लगा के रखती है पहले, जैसे मान लो कि इसीलिए बोला जाता पहले ना इंडिया की इकोनॉमी जो थी क्लोज इकोनॉमी है, मतलब बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। ना ही तो अपन ज़्यादा आयात करते थे ना ही ज़्यादा निर्यात करते थे, और रिस्ट्रिक्टेड वे में था, मतलब वो प्रतिबंधित था, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1991 के बाद में जब 1980 के दौर में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने के कारण क्या हुआ कि भारत में स्वाभाविक हुआ था कि ऐसा था कि जैसे आज पाकिस्तान के हालात जो है वैसा भारत की स्थिति हो गई थी उस टाइम, कि अपने पास 10 दिन के पैसे चुकाने का भी, मतलब ऑयल जो इंपोर्ट करते थे उसका 10 दिन का भी पैसा नहीं बचा था अपने पास। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे पाकिस्तान अब मतलब भीख मांगते हुए IMF या WTO के पास जाता है, वैसे भारत की भी स्थिति उस टाइम बनी थी, ठीक। तो याद रखना, देखो भारत जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया का क्या था कि भाई गुलाम रहे थे अपन, तो एक डर था, गुलामी का भय था कहीं ना कहीं। वो नेहरू की जो पॉलिसी है उसमें भी यही दिखता है, और लगभग ये 19 के दौर तक ऐसा था कि भारत डरता था कि बाहर से कंपनी आएगी वापस से फिर से कब्जा कर लेगी, क्योंकि याद रखो कि जो भारत को गुलाम बनाया 200 सालों तो ब्रिटिश कंपनी थी, याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भारत को 200 सालों से ज़्यादा यहाँ पे राज किया, गुलाम बनाया, तो अंदर एक डर भी था, ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये भी थी कि मतलब कि भारत को क्या था कि अपने देश को जो लोग हैं उनको रोज़गार देना था, ठीक है। तो ऐसा पूंजी व्यवस्था सिस्टम, मतलब ऐसा क्रिएशन करना था पूंजी का कि सरकार खुद करे, ताकि, तो इसीलिए क्या ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा भी नहीं था, सब कुछ उस तरह की प्रतिबंधित था, रिस्ट्रिक्टेड वे में था, बहुत ज़्यादा लाल फीता ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक। तो क्या हुआ कि जब भारत के पास 10 दिन के पैसे भी नहीं बचे तो समझ बात है IMF और WTO के पास गए, तो उन्होंने बोला देखो ये पश्चिमी देश है, याद रखना भारत कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा के नज़दीक था उस टाइम तक, जैसे नेहरू का देख लो, चाहे गांधी जी को, इंदिरा गांधी देख लो, ये जो भी है।
मोस्टली तीनों ने शासन किया है, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा, ये जो IMF ये पूंजीवादी विचारधारा वाले यार, इन्हीं देश जो पूंजीवादी विचारधारा वाले देश है उन्होंने इनको स्टार्ट किया था, मतलब फाउंडेशन जो है इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि पूंजीवादी जो लोग होते हैं उनका होता है पूंजी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, मतलब व्यापार बढ़ना चाहिए उस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि आप अपने जो जो आप आयात निर्यात की पॉलिसी उसको चेंज कीजिए, यहाँ पे हमें आने दीजिए मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने आर्थिक संबंधों के वैश्विक विस्तार, मतलब सभी सी बात है कि उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन किया, तो सभी सोचो यहाँ की कंपनी आने लगी, तो ये वैश्वीकरण हो रहा है। अब जैसे अमेरिका कंपनी के यहाँ, जैसे सोचो एप्पल का फ़ोन, अब ये इंडियन सोसाइटी में स्टेटस हो गया है, मतलब एप्पल फ़ोन तो मतलब वाह वाह वाह, समझ रहे हो, मतलब एक स्टेटस हो गया। और सोचो यहाँ की कंपनी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर की कंपनी है। तो ये आर्थिक संबंधों का वैश्विक विस्तार हो गया, ठीक है। सामाजिक संबंधों का वैश्विक विस्तार हुआ। अब सब ऐसी बात है कि जब यहाँ पे लोग कंपनी आने लगी, यहाँ का कल्चर जो है, जैसे आप इंडिया में ना, एक चीज़ याद रखना, एक आप चले जाओ एकदम कोर गाँव के इलाके में, ठीक, एक आप चले जाओ बेंगलोर जैसी सिटी में, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं एक देश में रह रहा हूँ। मतलब बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, आइडियोलॉजी, हर तरीके से कल्चरली उनका एक अलग ही होता है, ठीक है। मतलब एक अलग कल्चर क्रिएट हो जाता है जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं उनमें, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग क्या होता है कि फ़ॉरेन आते जाते रहते हैं, टूर करते रहते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग वहाँ आते जाते हैं, तो उनका जो रहने का, सहने का, खाना पहनना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उनका जो भारतीय समाज में जो है रिश्ते नाते, उनके प्रति भी उनकी जो विचारधारा वो बदल जाती है, ठीक है। तो ये सामाजिक संबंधों का जो वैश्विक विस्तार हुआ, ठीक है, जो मतलब जैसे आजकल इंडिया में है ना, क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसे कल्चर ही बन गया कि नॉर्मल है कि अगर किसी वाइफ का किसी के साथ अफेयर हो तो नॉर्मल है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल है, क्योंकि अपन जो पश्चिमी जो है मूल्यों को उनको अपना रहे हैं अपन, ठीक है। और भारतीय जो सांस्कृतिक है, जो उनको छोड़ के अपन उनका, तो सब ऐसी बात है, नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा वो नहीं नॉर्मल लगता, ठीक है। या दूसरे जैसे अब कपड़ा पहनना, जैसे मान लो कि मतलब जैसे बाल रखना, अब जैसे मान लो कि रोनाल्डो को जो वो जैसी भी स्टाइल कर रहा है, वो सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने मतलब कल्चरली और जो सोशली संबंधों पर, मतलब लोग यहाँ पे देखो, वहाँ पे भी जैसे मोस्टली आप विदेशों में चले जाओ कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम ज़्यादा इतना अच्छा नहीं चलता, मतलब है पर इतना अच्छा नहीं मानते। जैसे इंडिया में तो मतलब बेटा अपना दायित्व तो मानता है कि माँ बाप की सेवा करना, वहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इच्छा तो कर दिया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, उसको अनाथालय छोड़ के आ गया, पैसा जाता रहेगा उधर, मतलब वैसा सिस्टम है, मतलब कनेक्शन बहुत कम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये जो सामाजिक संबंध होते हैं, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सब सारी चीज़ें वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु वही चीज़ें आज वो कल्चर है पूरे विश्व में फैल रहा है। तो अपन देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और सामाजिक न्याय के लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। जो गांधी जी, नेहरू, इनका जो था वो सामाजिक न्याय को लेकर चल रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अब सोचो उस टाइम देश को चलाने के लिए 10 दिन का पैसा नहीं था, तो उससे तो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता था, उल्टा तो और ज़्यादा गरीब लोग गरीब बनते। तो कहीं ना कहीं उस टाइम में LPG रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी भी हो गया था, अनिवार्य हो गया था। तो सामाजिक न्याय के लक्ष्य तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पैसे रहेंगे तभी तो सामाजिक न्याय कर पाओगे आप, ठीक है। तो उस टाइम लोग क्या था कि पैसे तो थे ही नहीं, तो वैसे तो नहीं हो पाए, परंतु यहाँ क्या हुआ कि अब जब धीरे धीरे मान लो कि यहाँ रोजगार क्रिएट हुए, ठीक है, धीरे धीरे पूंजी आई, टैक्स आया, तो गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम लागू की, ठीक है। परंतु धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हर जगह प्राइवेटाइजेशन सेक्टर भी आ रहा है, तो ये चिंता की भी विषय है। परंतु ये सवाल की बात है, गवर्नमेंट में पैसा आएगा तभी तो गवर्नमेंट लगाएगी, पैसा कहाँ से आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर टैक्स के रूप में देते, सारी चीज़ें वहीं से आ रही है। ये डायली का मामला है, डायलीमा है, तो ये भी अपन देखेंगे कि कैसा क्या है, सामाजिक न्याय पे क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक भी रहा है तो कुछ पक्ष नकारात्मक भी रहे हैं, ठीक है। अब आती है पहली बात कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो फिर बता रहा हूँ, प्रभाव का मतलब ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें अपन देखेंगे भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, कल्चर का ऐसा रहना, खाना पहना हुआ, सब इस बात है। सोचो आज डोमिनोज अब ये इंडिया कल्चर नहीं है भाई, इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि भाषा खाना नहीं खाना चाहिए, परंतु सोचो वो सड़ा हुआ खाना होता है। अरे इसीलिए आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे ना, तो वहाँ फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है। पर आप लोग हो ना थोड़ा समझते नहीं चीज़ों को, मतलब कहने मतलब कि जैसे आज की जो जनरेशन है, जैसे फास्ट फूड का कल्चर वहाँ पे इसलिए है कि वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ की एक तो पहली बात तो कोल्ड जो है जलवायु होती है, वहाँ की ठंडी जलवायु होती है,
तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा लकड़ी वकड़ी ये सारे साधन नहीं है, ठीक है। तो वो मोस्टली फिर दूसरी बात उनकी बहुत फास्ट लाइफ होती है, उनको जल्दी से उठना नहाना धोना, बस खाना खा के मतलब कोई ऐसा कोई फास्ट फूड खाया निकल गए, तो उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, तो वो फास्ट फूड को अपना रहे हैं। पर भारतीय कल्चर एक तो गर्मी वाला है, यहाँ पे उमड़ जलवायु, ठीक है, उष्ण जलवायु है, तो समझ बात है कि कोई खाना अगर सुबह से लेकर शाम तक मोस्टली ख़राब हो जाता। अब इंडिया में फ्रिज व्रिज सिस्टम नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे ये सारी चीज़ सुविधा अच्छी तरीके से है, तो वो चीज़ लोग यूज कर रहे हैं। परंतु अगर वही भारतीय लोग इन चीज़ों को यूज़ करने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ये सही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो कल्चर प्रभाव, ड्रेस पे अपन प्रभाव पड़ रहा है, वो भी अपन देखेंगे आगे। धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा है? धर्म का अगर आप देखोगे, जब से वैश्वीकरण हो, बाजारीकरण हो गया। जैसे कैसे? टीवी के माध्यम से देखो, ये बाबा ये कर रहा है, ये फलाना दिखाना, मतलब बस टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी दिखा रहा है, ठीक है। विवाह परिवार पर सबासी बात है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा है। रिश्तों में खुलापन आया, पहले एक महिलाओं को दबा कर रखा जाता था। फैमिली आजकल टूट रही है, न्यूक्लियर फैमिली बन रहा है, ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। फिर अगला देखेंगे जनजातीय समाज पे क्या प्रभाव, ट्राइबल्स पे क्या प्रभाव पड़ा है। मैं समझ बात उनका कल्चर नष्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, वृद्ध बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है, किसान वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है, ग्रामीण समाज पर, शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। कौन आया? ठीक है, तो ये देखो, अब ये सारे इंपॉर्टेंट एंगल है जो अपने को देखने हैं चैप्टर में, ठीक है। और यही यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, एक बार यूपीएससी ने यहाँ से पूछा था, एक बार यहाँ से पूछा था, ठीक है। आगे और इनमें से कोई भी किसी भी पूछा जा सकता है, ठीक। फिर अगला है कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक प्रभाव क्या है? सीमांतीकरण हुआ, फलत अतिवाद का उद्भव है, आंतरिक सुरक्षा खतरा, मतलब वही है नक्सलवाद। देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना। जब प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आई तो उनको ज़मीन चाहिए थी, और उनको जैसे मान लो कोयला वोयला जहाँ मिल रहा है, तो सभी बात है जो जंगल थे, जनजातियों के जो ट्राइबल्स इलाके, उनसे ज़मीनें छीन ली गई। सरकार ने जब ये ज़मीनें से खींचने लगी, जब छीनने लगी, तो उनको लगा कि हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है। अब यहाँ से सभी बात लोगों को निकाला गया, तो इनके कुछ लीडर आए, उन्होंने बोला देखो सरकार आपके लिए कितना नकारात्मक कार्य है, तो नक्सलवाद जैसी विचारधारा उसको जन्म हुआ। अब जब नक्सलवाद जैसी विचारधारा जन्म ली, तो समझ बात है भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो कहीं भी दिन दहाड़े, जैसे आज का मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें से क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का जो है, मतलब कुछ इलाका जो आज भी है नक्सलवाद से प्रभावित है, वहाँ पर बस्तर इलाका, तो वहाँ पे क्या कि कोई नदी है, जैसे ऐसे नदी बह रही है, अरे अब कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो है उधर रहती है, ठीक है, पिछड़ा हुआ इलाका है। तो अभी क्या है कि यहाँ पुल बना रही थी सरकार, ताकि ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। परंतु क्या है कि नक्सलियों ने इसको बम से बहुत बार उड़ा दिया, ठीक है, तो वो ये बनना ही नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं बेचारे, अब सोचो पढ़ाने के लिए बच्चों को यहाँ पे मतलब पानी में से होके डेली जाते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है जब, अब नक्सलवाद सोचो क्यों वो ऐसा लोग कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है सरकार हमारी जो मांगे हैं, हमारे हित हैं, उनको सबसे प्राथमिकता नहीं रखती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब अपन ये समझते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो थी उस पर क्या मतलब 1991 से एलपीजी रिफॉर्म हुई, तो उससे पहले कैसी क्या स्थिति थी, और अभी उसके बाद में कैसी स्थिति होगी, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म के बाद, और क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, किस तरीके से अपनाया और क्यों महत्वपूर्ण हो गया था, ये सारी चीज़ें अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अपन ये देखेंगे भाई अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, विकास क्रम क्या होता है, मतलब कैसे अर्थव्यवस्था ने डेवलपमेंट की है, किस फेज में। तो इसी के लिए समझने के लिए सबसे बेस्ट है 11th के एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो यही बताती है, ठीक। आर्थिक विकास का मॉडल स्वरूप कैसा था अपना, तो स्टार्टिंग में बता रहा था समाजवादी था, ठीक है, फिर 1991 के बाद में पूंजीवादी विचारधारा को अपन मतलब मिश्रित है, न तो अपन प्योर आज भी पूंजीवादी विचारधारा को नहीं अपना पा रहे हैं, अब नहीं समाजवादी, तो अपन दोनों को मिक्स अपना रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, ठीक है, तो उस टाइम कैसा स्वरूप था और अभी प्रेजेंट टाइम में कैसा है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है दूसरा, ठीक। अब बात आती भाई अर्थव्यवस्था के पहले तो अर्थ बताओ कि क्या होती है, ठीक, और दूसरा विकास क्रम कैसे हो। देखो अर्थव्यवस्था समय सी बात है कि
किसी मतलब देखो ध्यान से समझ रहे, व्यवस्था मतलब ये होता है सिस्टम या कोई निकाय। जैसे मान लो कि ये ग्रामीण अंचल है, ध्यान से समझ रहे। अब यहाँ पे लोग, ताकि ये टमाटर इसके पास है, इसके पास गेहूँ है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये सिस्टम अच्छे तरीके से काम करे ताकि इसको टमाटर मिल जाए, इसको गेहूँ मिल जाए, ठीक है। जो ऐसी जो अर्थ पे आधारित होती है, या मान लो कि पैसों को लेके एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थ पे आधारित जो व्यवस्था है, लेन देन की जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वही अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। मतलब सिंपल से एक मोटा मोटा ही समझ लो बस, ठीक है। ताकि वो जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चलता रहे, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मान लो या शहरी अर्थव्यवस्था मान लो, कोई भी, ठीक है। अब विकास का हम देखो ध्यान से समझना कि सबाई सी बात है, पहले क्या थे, खाद्य संकलन। मतलब जब पहली बार जब ह्यूमन यहाँ पे आया धरती पे, तो सबाई सी बात है, सबसे पहले उसने क्या किया, वो एक परिवार सदस्य होता था, वो जो मान लो कि कुमाऊं पुरुष जो बोला जाता है, वो घर से बाहर निकलता था और शिकार करके लाता था, लोगों के लिए, घर के जो मेंबर उनके लिए खाने का जुगाड़ करके लाता था, ठीक। तो खाद्य संकलन करने के लिए, ठीक है, एक तो ये तरीका शिकार करना हो गया, दूसरा मान लो दूर में भटकते थे, फ्रूट या मान लो जंगलों में जाके तोड़ के लाते थे खाने के लिए परिवार के लिए, ठीक। तो सबाई सी बात है, सबसे पहले खाद्य संकलन करते, फिर शिकारी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। उसके बाद में कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। तो सब लोग अब क्या करने लगे, सब खेती करने लगे, ठीक है। अब जो जितना अनाज उत्पन्न करते जा रहा है, टमाटर वो जो भी एक्सपाइरेगा, ठीक है, ऐसे एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था उसको बढ़ावा मिला। फिर आई औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जहाँ पे श्रमिक जाके वहाँ पे काम करते थे मालिकों के लिए, ठीक है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐसा मतलब डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले अपन बातें नहीं, कोई भी इकोनॉमी सिस्टम ऐसा वैसे होता है, वहाँ पे पहले आदिवासी रहेंगे तो खास संकलन किया होगा उन्होंने, फिर शिकारी किया होगा, ठीक है। शिकार धीरे धीरे समझने लगे, ठीक है, हल चलाने लगे, तो सबाई सी बात है एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। और औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ावा मिलने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, जैसे आज के दौर में जो है, जैसे आजकल चल रहा है चतुर्थ औद्योगिकीकरण, ठीक है। तो वो चीज़ें समझने की जरूरत है कि आखिर में यही तो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जो है इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। अब भाई आर्थिक विकास के मॉडल या स्वरूप क्या होते हैं, तो मैंने वही बोला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजी को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें रिश्तेदार नातेदार, भाई सीधी सी बात है, चाहे मेरा कोई भी मेरे से पैसे लेके जा रहा है, तो भाई मेरे पैसे यूज कर रहे हो आप, तो मेरे को वो करो, आप टैक्स दो, या मान लो कि वो जो भी है परसेंटेज ऑफ द ब्याज है वो दो आप मुझे, ठीक। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे पूंजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है रिश्ते नातों से ज़्यादा, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाज को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, उनके लिए समाज पहले, ठीक है। किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं कि बहुत एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा करोड़पति बन रहा है और बेचारे बहुत सारे गरीब 90% लोग गरीब हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिसमें पूंजीवादी तत्व भी हो, समाजवादी तत्व भी हो, दोनों तत्व मिलकर अच्छे से काम करें, उसको याद रखना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है भारत, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है USA, ठीक है, और इसका रशिया, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आज भी वो पूर्ण रूप से समाजवादी बना हुआ, ऐसा नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं रशिया में भी कैपिटलाइजेशन होने लगा है। जैसे चाइना ने भी अपने आप की जो ग्रोथ की है, वो समाजवादी विचारधारा को नहीं अपना के की, परंतु वो आज अपने आप को शो करते हैं कि समाजवादी विचारधारा में रियलिटी में उन्हें पूंजीवाद का अच्छा खासा फायदा उठाया, ठीक है। अब ध्यान से समझो। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था, ठीक है। अब बात है 1947 की। अब याद करो उस टाइम 14% तो अपने एजुकेशन थी, हेल्थ सेक्टर भी 4 से लेकर 10% की समथिंग था, तो बहुत ख़राब हालत थी, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी। अंग्रेजों ने इतना शोषण किया था भारत को, सोचो कि ऐसा बोला जाता है जब वो 200-250 साल यहाँ पे रहे, ठीक है, तो उसने जो इंडिया को जो बर्बाद किया है उसकी पूर्ति करने के लिए इंडिया को भी 1000 साल लगेगा। सोचो कि इतना उन्होंने अपने रिसोर्स का मिसयूज किया है, ठीक है। अपनी जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसका फ़ायदा इंग्लैंड को मिला डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। किसानों को उसने कमर तोड़ दी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त जो है मालवाड़ी जैसी व्यवस्था ला के, दस्तकारी जो उद्योग थे उनको ख़त्म कर दिए, ठीक है। और जो गाँवों में जो मिली हुई जुली संस्कृति थी उसको खतरे में कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम तो बहुत खतरनाक स्थिति थी, इतना ईजी नहीं था उस टाइम देश चल रहा था। आज लोग जैसे नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, परंतु आप ये नहीं समझ रहे हो उस टाइम उसने किस सिचुएशन में देश को चलाया। सोचो जिस टाइम पूरा 50-60% लोग गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। 1942 में देखो उस टाइम इतना भयंकर अकाल पड़ा था,
इधर बंगाल वंगाल में लाखों लोग मर गए थे, सोचो भूख के कारण। तो सोचो जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद इतना बड़ा था, उसके बावजूद भी भुखमरी जैसी व्यवस्था को नहीं टाल पा रहे थे। तो भारत तो नया नया आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, तो उस टाइम को जो चीज़ें देश को जो ज़रूरत थी वो उसके अकॉर्डिंग देश चला। जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में अपने एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी, ताकि भविष्य में कभी अकाल ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि भारतीय स्वरूप कैसा था उस टाइम। वैसे वैसी बात है कि 1947 में कृषि प्रधान था। सब ऐसी बात है, देखो जब 14% लोग हैं तो ये क्या ही बनेंगे, ये कहाँ सर्विस सेक्टर में जाए, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ था ही नहीं। इंडस्ट्री लगाई गई बाद में, जब सेकेंड पंचायत वो आया पंचवर्षीय योजना, उसमें जाके औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्वाभाविक बात है एग्रीकल्चर ही सिस्टम था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत बनाए हो रखा था। सरल कृषि मतलब ये होता है कि सब ऐसी बात है कि इतनी इक्विपमेंट अपन यूज नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। ठीक है, मतलब अपन छोटे मोटे जो है, मतलब हल है, जैसे मैं मुझे खुद को याद है अच्छे तरीके से 2010 तक, 10 क्या 11-12 तक ही मानी चलो, मेरे जो मामा थे वो जो गाड़ी वाला जो हल होता ना उससे खींच के खेती करते हैं। और आज भी ऐसा नहीं, इंडिया में आज भी चले जाओ 2023 क्या, आज भी लोग इसी से हलों से चला के खेती कर रहे हैं। तो कहाँ अपन मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सरल कृषि करे थे, मतलब जैसे आज जो विदेशों में अपन देख रहे हैं मशीन आधारित, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता, किसान को जाने के अंदर इन्हें ऑटोमेटिक मशीनें सब काम कर देते, कटाई छटाई उटाई सब कर देते। तो वो एक मशीनीकृत कृषि है, याद रखना ही चीज़। और ये सरल कृषि जिसमें गाँव लोग के लोग लगे हैं, कर रहे हैं अपने हाथों से सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात जो शोषण पर आधारित थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी स्वतंत्रता से पूर्व, याद रखना स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। शोषण तो समझ में, अंग्रेज तो शोषण करेंगे। औद्योगिकरण की उन्होंने शुरुआत तो की, परंतु कौन से, जैसे रेलवे में उन्होंने शुरुआत की, उनकी जो ज़रूरतें पूर्ति हो जाए उसके लिए बस। दूसरी बात, उसको घाटे का सौदा बना के रखा, क्योंकि जितना मतलब औद्योगिकरण मतलब उनका जितना फ़ायदा होना था उतना ही किया उन्होंने। और फ़ायदा भी किसको, जो ब्रिटिश पूंजीपति उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों की औद्योगिक नीति अंग्रेज उद्योगपतियों के पक्ष में थी, वो शोषण पर आधारित थी। समय से मतलब भारतीयों के साथ बहुत बुरा भेदभाव होता था। ठीक है, दाम नहीं मिलना, उचित दाम मिलना, प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, लाल फीता साई टाइप से, मतलब कोई भी अफसर आके कभी भी आपके ताले लगा के चला गया। ठीक है, उस टाइप से मतलब समझ बात है भारतीय उद्योगपतियों के साथ बहुत वो सही नहीं हुआ था, मतलब उस टाइम। अब देखो स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूप दिशा। अब भाई एग्रीकल्चर देश रहा है भारत, तो एग्रीकल्चर तो साथ में लेके चलना ही है। पर धीरे धीरे औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तो इसलिए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना भी ये चला, सेकंड में ये चला। ठीक, सामाजिक न्याय से युक्त आर्थिक विकास पर बल दिया गया स्टार्टिंग के टाइम में। इसलिए बता रहा हूँ कि नेहरू का जो मॉडल था वो समाजवादी विचारधारा, विचारधारा समझ पाता, सामाजिक न्याय की तो बात सबसे पहले की जाएगी। ठीक, और उसी के आधार पर आर्थिक विकास बल दिया जाएगा। इसीलिए देखो जो गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित थे उनकी पीएसयू उनकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना। इनका काम देखो आज भी, इसीलिए बता रहा हूँ, आज भी ये जो पीएसयू कुछ पीएसयू फेलियर उसका रीजन यही है। इसका मोटो प्रॉफिट कमाना था ही नहीं, ये समाजवादी की विचारधारा सामाजिक न्याय से युक्त। तो भाई इसमें देखो पहली बात तो लोगों को जॉब देना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। दूसरी बात लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना। अपन विदेशों की पूर्ति नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए इसने अपनी क्षमता को नहीं पहचाना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है भाई स्वतंत्रता के बाद वह 1991 की पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब मतलब 1947 से लेके ये बात करना चाह रहा आपसे, 1947 से लेके 1991। ठीक, इससे पहले क्या अर्थव्यवस्था स्थिति थी कि जो बाद में अपने इतना को करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अपने ऐसे कौन से झटके झेले। सोचो अपन चाइना भी अपने साथ ही लगभग आज़ाद हुआ रहा, सोचो कहाँ $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी चलेगी, कहीं भारत $3 ट्रिलियन है, और वो अमेरिका को पछाड़ने वाला कुछ दिनों में। तो ये तो स्वाभाविक की बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है। अरे सो तो नहीं गए तुम लोग? मैं हूँ सर। जाग रहे हो ना सब लोग? चलो ठीक है, सुनो अब देखो ध्यान से समझना। अब मैं कुछ है ना यहाँ पे थोड़ा, इसीलिए मैं बोला था वो प्रधानमंत्री एपिसोड ये सब देख लेना, बहुत काम आते हैं। क्योंकि अब जैसे मैं, अब मुझे ये कहाँ से विजुलाइजेशन हो रहा है, जैसे मान लो ये टॉपिक देखा मैंने, मान लो 1947 से लेके 1991 तक,
तो ये विजुअलाइजेशन कैसे आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ फटाफट एपिसोड देखो, हिस्ट्री विस्ट्री ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगी तुम लोगों की, मैं सही बता रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से। देखो पहली बात, अपन अंग्रेज़ों की आज़ादी से गुलाम हुए, 200-250 साल उन्होंने शोषण किया, भयंकर भारत को हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो उसका भी दंश झेल रहे थे अपन। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले बड़ी गलतियाँ जो क्या क्या हुई, ठीक है, चाइना द्वारा अटैक करना, ठीक है 1962 में, फिर पाकिस्तान द्वारा अटैक करना। भाई देखो एक चीज़ याद रखना, तुम लोग ऐसे सोचते होंगे, देखो थोड़ा बहुत है ना, अब इकोनॉमी पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत समझा करो कोई चीज़ों को ना। भाई किसी भी देश के लिए याद रखना, चाहे किसी भी राष्ट्र के लिए युद्ध कभी भी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना महाशक्तिशाली हो क्यों ना हो, याद रखना, जैसे अगर कोई युद्ध लड़ रहा है कोई देश, तो याद रखना कि 100 साल पीछे चले जाता है। मतलब सफाई सी बात हो, उसमें पूरी एनर्जी उधर लग जाती है, पूरी सारी एनर्जी उधर लग जाती है। वो देश के सामाजिक न्याय से जो युक्त स्कीमें चल रही है उनको कोई मतलब नहीं, अब युद्ध ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना कि चाहे कोई भी देश हो, उनके लिए सबके लिए खतरनाक स्थिति है। तो 1962 में वर्ल्ड जो चाइना से वार हुआ, 1965 में फिर पाकिस्तान से अपन लड़े, फिर इसी काल में अपने नेहरू जी को खो दिया अपन ने, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत अपन आगे बढ़े थे, फिर राजनीतिक जो है वो होने लगा, ठीक है। लाला राज वो कौन थे जिनकी हत्या हुई थी ताशकंद में, नेहरू के बाद कौन पीएम बने थे, नेहरू के बाद पीएम कौन बने थे? आवाज नहीं आ रही अमित। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हाँ वही वही, तो बताओ कौन थे वो? बताओ। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। हाँ शास्त्री, ठीक है, तो उनकी डेथ होना, ठीक। अब फिर उसके बाद में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चलती है, कांग्रेस में रैलीज होते हैं, कांग्रेस के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक इंदिरा गांधी का गुट बन जाता है, एक इनका बन जाता है, ठीक है। फिर आती 1971 में फिर वार होना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये सही चीज़ें सही नहीं है, तो कहाँ भारत अपने आप को संभालेगा। और आप उधर चाइना में देख लो, चाइना में भाई कुछ ही नहीं हुआ, इसलिए आप देखो उसकी इकोनॉमी प्रोग्रेस, ये चीज़ समझो, ठीक है। 1971 में अब युद्ध हुआ, उसके बाद में 1975 में इमरजेंसी लगना, तो सब ऐसी बात की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनती है 77 में, फिर वही इंदिरा गांधी पे आरोप प्रत्यारोप, उनको सरकार चलाने जनता से कोई मतलब नहीं था उस टाइम, तो बस उनका मेन उद्देश्य इंदिरा गांधी जेल पहुंचाना, उसको बस देश को चलाना नहीं था। ये बहुत बड़ी गलती हुई है देश में, ठीक है। अब उसके बाद में वापस इंदिरा गांधी आती है 1984 में, इंदिरा गांधी की मृत्यु होना, ये बहुत बड़ा झटका है, ठीक। फिर उसके बाद में राजीव गांधी बनते हैं, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है 89-91 के दौर में। उस टाइम के बाद में जो पीरियड चलता है राजीव गांधी से मृत्यु से पहले और उसके बाद में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है, अरे इसीलिए तो बोला जाता है कि कोई भी देश को अगर सशक्त और राष्ट्र बनना है तो भाई सब ऐसी बात है, वहाँ पे मेजोरिटी सरकार आनी चाहिए। गठबंधन वाली जो राजनीति होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, वो सही नहीं है देश के लिए, ठीक है, देश को पीछे लेके जाती है, ठीक। तो फिर सोचो कि यही कारण थे कि अपन 1947 से लेके 1991 के लिए उस दौर में बहुत ख़राब स्थिति में अपन चले गए थे, ठीक। अब इधर ध्यान से देखो, तो अपन देखते हैं, देखो महानवोलिस मॉडल के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सामाजिक न्याय से युक्त आर्थिक विकास हेतु प्रयास किया गया। याद रखना, इसके तहत ही सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है वो इसी के तहत लाई जाती है। इसी में औद्योगिकरण इनको बढ़ावा देने की बात की जाती है। और किस आधार पर मिश्रित, मतलब कुछ पैसा पूंजीपतियों से लो, कुछ पैसा सरकार लगा, ठीक है। इसीलिए देखो ना, जो पावर प्लांट लगा, जैसे भिलाई स्टील पावर प्लांट लगा, राउरकेला लगा है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें लगी है, तो ये उस टाइम के जो दौर की जो है, ये आप लोग जाग रहे होगे, तुम लोग कहाँ सो गए थे तुम लोग 8 बजे, ठीक है। तो रशिया से अपन जैसे मान लो कि भिलाई में है, ठीक है, इंग्लैंड की सहायता से भी लगाए, ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने जगह जगह पावर प्लांट लगाए। तो ये मिश्रित जो मॉडल है ऐसा है, मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मॉडल का मिक्सअप था, ठीक है। इसके आधार पर अपन ने सामाजिक न्याय से युक्त आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया था अपन ने उस टाइम। महानवोलिस मॉडल जो था, इसी याद रखिए, इसी के आधार पर सेकेंड पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक।
लाइसेंसिंग और परमिट प्रणाली के अधीन औद्योगिक विकास, तो वही मैं बता रहा था कि भारत को एक बंद अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे थे। रीज़न ये था कि भारत का ऐसा था कि यहाँ पे एक ब्रिटिश कंपनी आके भारत को गुलाम बना दी, तो अब बाद में फ्यूचर में कोई ऐसी कंपनियाँ ना आए जो भारत को वो कर दें, ठीक है। और उस टाइम सरकार की भी स्थिति आज जैसी है वैसी नहीं थी। जैसे आज देखो ना, अडानी इतना पावरफुल है भाई, कुछ दिनों बाद में देख लेना, अभी उसकी अडानी की इतनी इनकम है, इतनी मतलब पावर है उसके पास, बहुत सारे देशों की जीडीपी नहीं है उतनी, बहुत सारे देशों की। वो सोचो आज बहुत सारे देश खरीद सकता है, उस बंदे के पास इतनी ताकत है। तो ये सही चीज़ नहीं है। मतलब अगर उस दौर में अगर ये चीज़ें हो जाती तो भाई सब ऐसी बात हो, जो ऐसा व्यक्ति होता हो तानाशाह, वो सरकार पे कब्जा कर लेता। तो कहीं ना कहीं ये डर भी था। तो इसीलिए जो है औद्योगिक जो थे उन पे, प्राइवेट पे उन बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया। आप किसका मतलब क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या नहीं करना है, ठीक है। पर इसके कारण बहुत सब ऐसी बात है, लाल फीताशाही, ये बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला। इसके कारण औद्योगिक विकास बहुत ख़राब हुआ। और यही तो कारण है सबसे बड़ा इंडिया में, जो आज भी एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर सेक्टर में लोग जा ही नहीं पाए। और सब ऐसी बात है क्योंकि आज भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। तो यही कारण है मैन्युफैक्चर सेक्टर में है अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ। डायरेक्ट लोग कुछ पढ़े लिखे डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में आ गए, तो ये नुकसान हुआ भारत के लिए, ठीक है। तो उसका रीज़न है ये कि लाइसेंसिंग प्रणाली, परमिट राज, इसी कारण औद्योगिक विकास अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है। तो समझ में, तो औद्योगिक विकास जब अच्छे से नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेंगे। एक तो अपन आयात पॉलिसी उसको प्रतिबंध करके रखे थे, निर्यात पॉलिसी भी लिमिटेड थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण औद्योगिक विकास अपना धीमा हुआ था, ठीक। अब जैसे कुछ कौन कौन से एक्ट है, देखो औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951। इसमें क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, ठीक है। तो इसमें ऐसा किया गया कि जैसे मान लो गुजरात है, अब ऐसा नहीं सारे ही गुजरात में हो जाए, नहीं, कुछ देशों में अलग अलग बांटे गए। तो मतलब क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करने के लिए ये रेगुलेशन नियम लाए गए। ऐसा नहीं कि कोई सारी कंपनी एक ही जगह है, मुंबई में है या गुजरात में है, बंगाल में, ऐसा नहीं, सब जगह होनी चाहिए। तो उन पर नियम बनाए गए कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन, ठीक है, छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया और बड़े उद्योगों को उनको मतलब प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ठीक। मैं वही बता रहा हूँ, कारण ये था कि भाई वो सरकार से ऊपर ना चले जाए, ठीक। आर्थिक संकेंद्रण को रोकना, ठीक है, MRTP एक्ट 1969, ठीक है, ताकि चीज़ों का सेंट्रलाइजेशन ना हो, एक ही जगह सारी चीज़ें ना हो, या एक ही व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं चले जाए, वही सब कुछ का उत्पादन कर रहा है। इसीलिए देख रहे हैं ना, आजकल तो जो गवर्नमेंट है वो बस एक मॉनिटरिंग के में आ गई है, ठीक है। नहीं तो पहले सोचो कि जो सरकार जो घड़ी भी बनाती थी और कभी घड़ी बना देती नहीं थी, मतलब बहुत टाइम लगता था। मोबाइल बनाना, ये सारी BSNL, ये सब देखो ना कितना फ्लॉप हो गई आज। तो ये चाहते थे कि ऐसा नहीं कि कल कोई प्राइवेट कंपनी हो जाए, जैसे आज अडानी है। अब सोचो उसके पास से देश के पूरा लगभग, उस बंदे के पास, अकेले के पास लगभग 60% पॉपुलेशन की जो है, जैसे एसोचैम की जो रिपोर्ट आती है, 10% लोगों के पास इंडिया के 80% लोगों की संपत्ति के बराबर है। सोच लो आप, 10% लोगों के पास है, ठीक है। तो इन चीज़ों को रोकना चाहते थे, ताकि वो नहीं चाहते थे कि एक ही व्यक्ति के पास सारे पैसा हो जाए, सारा पैसा चले जाए एक ही व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए MRTP एक्ट 1969 लाया गया, ठीक है। और क्या किया गया, कठोर श्रम कानून के पालन पर बल दिया गया। क्यों, याद रखना चाहिए, समझना कि उस टाइम भारत का जो स्वरूप था समाजवादी था। अब सोचो कि समाजवादी स्वरूप से युक्त होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चाहेंगे ज़्यादा, मालिक से ज़्यादा किसको लाभ मिले, मजदूर को। अब यही कारण है आज जो भारत में जो उद्यमिता नहीं बन पाते, लोग उद्यमी नहीं बन पाते। क्यों, उनको पता है कि उद्यमी बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जो है श्रमिकों के राइट्स उनका पालन करना पड़ेगा। वो सारी बहुत सारी चीज़ें थी, ज़बरदस्ती लागू किया गया। देखो वो चीज़ें भी सही थी, परंतु बात आता है कि उनके नाम पर बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। कठोर राजकोषीय नीति पर बल दिया गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि प्राइवेट सेक्टर थे, उनको मान लो कि बैंक से लोन लेना होता था तो उनकी बहुत ज़्यादा ब्याज दरें थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, डर था कि ये बैंक का लोन ख़राब नहीं कर जाए, NPA ना हो जाए, ठीक है। NPA हो जाए तो समझ बैंक कोलैप्स हो जाए, बैंक कोलैप्स हो तो भारत कोलैप्स हो जाएगा उस टाइम। तो इसीलिए इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी भी लाएगी, ठीक है। बंद व्यापार व निवेश नीति पर बल दिया गया, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था, क्लोज इकोनॉमी थी इंडिया की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने उद्देश्य था इंडिया का निवेश करना, ठीक है। निर्यात की नीति नहीं थी कि निर्यात करें अपन, ठीक, बस निवेश करते जाओ, ठीक है। इसलिए पंचवर्षीय योजना में देखना, आज भिलाई में लग रहा है, कभी राउरकेला में लग रहा है स्टील प्लांट, ये सारी चीज़ें तो ये लगती रही, ठीक है। अगला था आयात प्रतिस्थापन नीति। बस अपन इतना ही आयात करेंगे जितना निर्यात करते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक। फेरा 1973 में आया, ठीक है। विदेशी बैंकों के प्रवेश अपने रोक लगा दी, क्योंकि सब ऐसी बात है कि भारत को एक गुलाम बनाया गया था एक कंपनी के द्वारा। तो इनका डर था
भारतीय जो सोसाइटी थी उसमें डर था ये चीज़ें, ठीक है। अब बात आती है कि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद, एलपीजी रिफॉर्म के बाद क्या आया, कैसे ग्लोबलाइजेशन की एक बैकग्राउंड बना, ठीक है, उसको समझते हैं। मोनोपोलिस्ट मॉडल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में, ठीक है, वही मैं बता रहा था। अब जैसे पीयूसी तो देख लो, और बहुत सारी पीयूसी घाटे में है, इसलिए देखो एयर इंडिया को बेचना पड़ा आखिर में। तो ये क्या है, घाटे में चल रही थी, इंडिया को उल्टा नुकसान हो रहा था तो बेचना पड़ा, सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में है। कठोर लाइसेंसिंग प्रणाली में श्रम कानून के कारण निजी क्षेत्र का विकास बाधित, वही बता रहा हूँ कि निजी जो प्राइवेट कंपनी उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, आज श्रमिक को इतना वेतन भत्ता दोगे, ये सारी चीज़ें हैं, उसको रेस्ट देना, ये मतलब वो होना चाहिए पर उसके कारण क्या हुआ ना, बहुत सारे जो प्रशासक थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, तो पावर का मिसयूज हुआ है। वो इन जो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक होते हैं उनसे पैसा हड़पते थे कि अगर आप सोचो कि अगर आप मुझे हमें पैसा नहीं दोगे तो हम आप पे जो मजदूरों के द्वारा कि आप मजदूरों शोषण करें, ऐसी रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, निजी क्षेत्र विकास बाधित हुआ। इसलिए तो क्या बोला गया, एमएसएमई जो सेक्टर में है उसमें जैसे मान लो कि 100 से कम लोग ही रहे, क्योंकि उनको पता था 100 से जैसे ज़्यादा लोगों को अपन रखेंगे तो सभी सी बात है, बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो औद्योगिक जो है विकास प्रभावित होता है, ठीक है। अगला, विदेशी निवेश के प्रति नकारात्मक रुख के कारण अवसरणात्मक विकास में आर्थिक विकास बाधित हुआ, ठीक है। अब समय की बात, जैसे आज अपन एफडीआई मंगवाते हैं, ठीक है। अब सोचो ये एफडीआई नहीं मंगवा रहे थे उस टाइम, अब सोचो एफडीआई नहीं मंगाई तो आज भी क्या भारत विकास हो जाए। तुम्हें पता है नितिन गडकरी का जो है रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट वाला जो रोड बनाने का काम करता है, NHAI, ठीक है। अब वो सारा लोन में काम कर रहा है, अगर उसको लोन ना मिले ना, सही बता रहा हूँ ना, वो एक दिन भी काम नहीं करे, एक सड़क भी ना बने, तो सोचो सारा बंदा वो लोन पे काम कर रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, आज विदेशी निवेश से तो आ रहा है ना अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। तो ये सारी कंडीशनें बनी हुई थी। उपरोक्त स्थिति और कुछ तात्कालिक परिस्थितियाँ जैसे आंतरिक व विदेशी कर्ज का बढ़ जाना, ठीक है, रूस का विघटन 1990, याद रखो उधर भी 1990 में ख़त्म हो जाता है, एवं खाड़ी संकट भी होता है, वहाँ पर इंटरनली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ध्यान से समझना कैसे पड़ेगा। खाड़ी में लोग जो काम कर रहे थे पहले आराम से यहाँ रेमिटेंस भेजते थे, अब वहाँ पे युद्ध हुआ तो बेचारे वो खुद बेरोजगार हो गए, तो यहाँ के लोगों को जो है इनकम नहीं मिल रही, ठीक है। अब ये बेचारे ये ज़्यादा, अब समझ बात, इनके पास पैसे नहीं आए, पहले पैसे आते थे मार्केट में कुछ खरीदने जाते थे, तो मार्केट इकोनॉमी चल रही थी अच्छे तरीके से। जब इनके पास पैसे नहीं आते तो घर में बैठे रह गए। अब जब बैठे रह गए तो समझ बात है, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा नहीं। अब सब ऐसी बात है, लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी गवर्नमेंट की, और टैक्स इनकम जब कम हो जाएगी तो समझ बात है, भुगतान संतुलन को खतरा हो जाएगा, ठीक है। भुगतान संतुलन जो बोला जाता है, BOP बोला जाता है, करंट अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस होता है उसके अंतर को BOP अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है भारत से, बस उसका जो है संतुलन को रखा जाता है ताकि दोनों चीज़ें बराबर बनेगी। 2, चुनाव का खर्च, 2, सरकार गिर जाना। मैं वही बता रहा हूँ कि 1989 में उस टाइम फटाफट से राजीव गांधी की मृत्यु होना या राजीव गांधी की सरकार गिरना, फिर उसके बाद चरण सिंह, ठीक है, ऐसे 2-3 लीडर उस टाइम बनते ही जा रहे थे PM, हर एक 6 महीने में चेंज हो रही थी सरकार। 2, सरकार गिर जाना एवं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के कारण आर्थिक बोझ राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि हुई। मैं वही बता दूँ, बड़े बड़े लीडरों की हत्या बहुत बड़ा वो चैलेंज करती है देश के लिए। अगर जैसे आज ही मोदी मर जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, देश बर्बाद हो जाए। तो मतलब लीडरों की ये भूमिका होती है उस टाइम, वो सोसाइटी में क्या रोल निभा रहे हैं, ठीक है। अब सभी सी बात, जैसे मान लो अगर कोई मोदी को मार दे तो सभी सी बात है, जो उसके अंधभक्त है वो देश को छोड़ेंगे, पूरे देश में आग लगा देंगे। अब चाहे मोदी की हत्या किसी और किसी देश ने करवाई हो, पाकिस्तान ने करवाई, चाहे किसी ने भी करवाई हो, अमेरिका ने करवाई हो, परंतु उन लोगों को ऐसे लगेगा नहीं ये तो मुस्लिमों ने मारा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम राइट्स पैदा होंगे। उस टाइम जो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देख लो ना, कैसे सरदारों को मारा गया, कितने भयंकर तरीके से मारा। जब राजीव गांधी का हत्या तो तमिलों को मारा गया। तो मेरा कहने मतलब कि ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, भारत ने इतने बड़े बड़े, इसलिए बोला जाता है प्रमुख जो लीडर होते हैं उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे मान लो कि G20 में अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े देशों के लोग आए, अगर किसी के एक की भी हत्या हो जाती ना, तो सोचो पूरा विश्व में एक अलग माहौल हो जाता। याद करो 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कोई राजा था वो किसी देश में गया था, सर्बिया वर्बिया में, उसको मार दिया जाता है, उसी पर तो पूरा युद्ध होता है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है इनका। उनके होटल्स के नाम कोड नेम पे रखे गए थे सब।
अरे वो बहुत ज़्यादा है ना। परंतु कुछ लोग फ्रांस में निकल के आए हैं, जैसे जो शार्प शूटर लगे हुए थे ना, तो एक बेचारा एक लड़का था, डिलीवरी बॉय था, तो वो बेचारा जॉब से उस दिन जा रहा था तो उसको गोली मार के हत्या कर दी, मतलब सस्पेंस के तौर पे उसको मार दिया। मतलब चीज़ें गलत होती है। अब इतना बड़ी चीज़ें हैं, सब चीज़ें इसलिए बता रहा, आइडियलिज्म कुछ ही नहीं होता कि आप सोचो कि बहुत सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा, ऐसा अच्छे तरीके कुछ ही नहीं होता। मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ी ये कल परसों की घटना है क्या सर? हाँ, 10 तारीख की घटना है ये। जो लड़के को मारे थे, मैं आज वो सोचे दैनिक जागरण न्यूज़ में नहीं था, वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में था। बेचारा कि अभी जनवरी में शादी हुई थी, मतलब उसे परिवार की इकलौता वही कमाने वाला था, सोचो शार्प शूटरों के कारण। मतलब जो भी है, देखो ऐसे नहीं है कि ये सब कुछ चीज़ें अच्छे से हो जाए। चलो ठीक है, बहुत सारे बेचारे जो डेली बेसिस पे मजदूर लोग बेचारे काम करते हैं, उनको भाई मतलब जो भी है, कोई एक टाइम खाना खा के टाइम करना 3 दिन गुजारना पड़ा, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मोदी के कारण ये G20 वो मतलब जो समिट है वो सफल होगी? नहीं, इन लोगों के सेक्रीफाइस से सफल हुई। तो मतलब क्रेडिट वॉज नॉट वन पर्सन, ठीक है। तो पूरा देश अब सम्मिलित रूप से जब प्रयास करता तब होता है, ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति की तरफ से ये हो गया, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि जब राजीव गांधी की हत्या होती है, कारण आर्थिक बोझ एवं राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा भारतीय क्रेडिट रेटिंग को नीचे गिराना, और ये आज भी करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, भारत को अभी बहुत ख़राब स्थिति में रखे हुए, ठीक है। फलतः NRI द्वारा अपने जमा का तीव्र निकास, जो NRI थे जो विदेशों में काम करें, वो यहाँ से पैसा निकालने लग गए। निकासी और कर्जदाताओं द्वारा कर्ज लेने से इनकार, ठीक है, कर देने से इनकार, जो मान लो NPA होने लगे बैंक के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी 1990 नवंबर में। तो वही तो मैं बता रहा था कि 10 दिन का भी अपने को पैसा देने का पैसा नहीं बचा था, ऑयल का पैसा। तो फिर क्या होगा, समझ में आता है। जैसे पाकिस्तान आज भीख मांगते फिरता है कि IMF पैसे दे दो, वर्ल्ड बैंक पैसा दे दो, तो वैसे भारत भी ऐसे किया। प्लस जुलाई 1991 में भारत IMF वर्ल्ड बैंक के बीच वाशिंगटन समिति पर हस्ताक्षर और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो अब धीरे धीरे जो मनमोहन सिंह सोचो कि उस टाइम वो बंदा लीडर बनता, उसी ने सजेशन दिया था, इसीलिए मनमोहन और नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो मनमोहन राव मॉडल भी बोला जाता है इसको। जो LPG रिफॉर्म है उसको ये भी बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों की अच्छा खासा साठगांठ था, मतलब इनका बहुत बड़ा भूमिका थी उस टाइम। अब बात ये है कि भाई इकोनॉमी रिफॉर्म क्या है आखिर में, उस टाइम ये इकोनॉमी रिफॉर्म क्या कहलाता था, ठीक है। तो मैंने वही बताया था कि ये भारत थोड़ा समाजवादी देश था और ये पूंजीवादी संस्थाएं थी, तो ये क्या चाहेगी, लिबरलाइजेशन चाहेगी, आप व्यापार खोलो, हमें भी आने। जैसे अमेरिका भी अभी क्या, ट्रम्प क्या बोलता था कि भारत हमारी शराब नहीं बेचने देता, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ नहीं बेचने देता, ठीक है, हमारा दूध जो मिल्क है वो नहीं बेचने देता। भाई समझ की बात है, क्यों हम, क्योंकि वो तो पाउडर का दूध बना के अमेरिका में खिलाते हैं। तो अब यहाँ के किसानों को नुकसान होगा ना, आप सभी सी बातें ये चीज़ सोचो, ठीक है, यहाँ के किसानों को नुकसान होगा ना, ठीक है। IMF व वर्ल्ड बैंक के निर्देशों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में किए गए परिवर्तन को आर्थिक सुधार या वैश्वीकरण की संज्ञा दी जाती है, जो मुख्यतः 2 सिद्धांतों पर आधारित है। एक है स्थिरीकरण का सिद्धांत, जो IMF द्वारा दिया गया था। दूसरा संरचनात्मक समायोजन का सिद्धांत, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था, ठीक। तो सबसे पहले बात आती है स्टेबलाइजेशन का सिद्धांत, ठीक है। और याद करो, आपकी बार इसी टाइप का क्वेश्चन आया था UPSC 2023 में, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, याद रखो, हाँ, उसमें यही आता है स्टेबलाइजेशन किससे रिलेटेड है, मुद्रास्फीति से रिलेटेड है, देखना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। मुद्रास्फीति के रोकने पर बल, तो समझ बात है, सबसे पहले बात बोला IMF ने कि आप अपने आप को स्टेबल करो पहले, क्योंकि उस टाइम जो देश में ना महंगाई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चली गई थी, क्योंकि समझ बात है, देश में 10 दिन का इम्पोर्ट करने वाला जो है उसका पैसे नहीं बचे थे, ठीक है। तो सब ऐसी बात है, जब पेट्रोल महंगा हो गया होगा, गवर्नमेंट ने पैसा था कि लोग कम से कम यूज़ करें, जब पेट्रोल महंगा होगा तो सब ऐसी बात है, जो सब्जियों की डिलीवरी इधर उधर होती थी वो महंगी हो गई, और वो महंगी हो गई तो सब ऐसी बात है, हर चीज़, एक चीज़ याद रखना, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, उनमें जैसे महंगाई होती है ना, जैसे तेल महंगा हुआ तो समझ लेना कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें इसी के सहारे चल रही हैं, ठीक। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप मुद्रास्फीति को कंट्रोल करो, उस पर रोकने पर ध्यान दो। राजकोषीय समायोजन एवं बजट घाटा कम करने पर बल। गवर्नमेंट उस टाइम क्या कर रही थी, अलायंस वाली सरकारें ज़्यादा बन रही थी उस टाइम, 5-5, 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन रहे थे, सब अपनी इच्छाएं पूरी करना चाह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है देश से, जितना लूटना उतना लूट लो देश को, उस टाइम ये कंडीशन था। तो वो क्या करते थे कि अपने लोभ लुभावनवाद जो है चुनावों में जीतने के लिए वैसे वादे कर रहे थे, तो राजकोषीय नुकसान होगा, समझ बात है, जो बजट
जो टैक्स से इनकम जो आती है, सब ऐसी बात है, वो गलत पैसों में मतलब इधर उधर लोगों को बांटेंगे, करप्शन, ये सारी चीज़ें होगी। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप ये करो। इसलिए याद रखना कि FRBM एक्ट आता है 2003 में, ये उसी लिए लाया गया था ताकि गवर्नमेंट पे कंट्रोल किया जाए। भाई आप फालतू के पैसे खर्च ना करो। भुगतान संतुलन का अनुकूल बनाने पर बल दिया गया ताकि समाज बता आयात जो निर्यात है उसका बिल को जितना आयात करो उतना ही निर्यात भी करना चाहिए। अब देखो ध्यान देखना, इसी 1991 के बाद में अपन निर्यात को बढ़ाने देने वाली नीति अपना लेंगे। पहले क्या था, समायोजन वाली नीति थी, जितना आयात करेंगे उतना निर्यात करते थे। ठीक, अब अगला है संरचनात्मक समायोजन का सिद्धांत जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। अब इसमें क्या है कि आपको संरचनात्मक बदलाव करने पड़ेंगे, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने बैंकों को भी ओपन करना पड़ेगा, विदेशी बैंक भी यहाँ पे आके बैंक संस्थाएँ खोले, प्राइवेट कंपनियाँ भी यहाँ से, जैसे आज देखो एडिडास, ये सब भारतीय से ही कंपनी है, मतलब जो भी है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, चाहे पीटर इंग्लैंड देख लो, ये सब चीज़ें जो है ये भारत की है ना। तो व्यापार सबसे पहली बात तो बिजनेस को ओपन करोगे आप, पूंजी प्रवाह मतलब अब ऐसी बात है जो शेयर मार्केट में लगता है, ठीक है, या मान लो कि इधर लग रहा है FDI FPI हो गए, उसको ओपन करोगे आप, ठीक है। तो इसका तीरू करने पर बल दिया, समझ इसको ओपन करो ताकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये कंडीशन तोहफा था उन्होंने भारत पे। औद्योगिक नियंत्रण को समायोजित कर निजीकरण को प्रोत्साहन, वही है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दो। जो बहुत सारे कानून थे जो अपने देखे उधर फेरा, ये सब चीज़ें उनको कंट्रोल किया, उनको हटाया गया, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार पर बल दिया गया। जो PSU चल रही थी उनके रिफॉर्म पे सुधार करने की बात की गई। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों को ना VRS दिया गया, बहुत सारे लोगों को VRS दिया गया क्योंकि बहुत लोग करप्ट हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि क्या तो हम ऐसे बाहर कर देंगे, जैसे गवर्नमेंट अभी भी तो यही कर रही है ना। तो उन्होंने साहब बोल दिया कि तो आप खुद से बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम ऐसे आपको बाहर निकालेंगे। दूसरी बात क्या हो गया था कि PSU में ना राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब आज भी देखो ना, कोई सा भी जहाँ आपकी जान पहचान है, आज मैं सही बता रहा हूँ अगर आज के दौर में अगर आपकी अच्छी जान पहचान है, PCS अधिकारी बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 40-50 लाख आपके पास होने चाहिए और आपके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं तो PCS अधिकारी बनना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बिना एग्ज़ाम दिए बन जाओगे। हाँ, IAS थोड़ा बहुत टफ है, मतलब पहली बात तो बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट चाहिए उसके लिए, इतना कॉन्टैक्ट मिलेगा भी नहीं। पर IAS पे थोड़ा रेयर चांसेस है कि आप पैसा दे के लग जाओ, थोड़ा कम चांसेस है, मतलब ऐसा नहीं, पॉसिबिलिटी है परंतु बहुत रेयर है। जैसे आपकी बार EPFO वाला जो पेपर है ना, वो पक्का मतलब ऐसा बोला गया कि चांसेस है कि वो लीक हुआ था। कुछ मेरे पास भी कुछ बंदे थे जिन्होंने बताया कि हमारे पास भी ऑफर आया था 15-20 लाख का कि पेपर ले लो। तो ऐसा है, कहीं कहीं है, UPSC के भी लूप फॉल्स है, ऐसा नहीं है कि, ठीक है। तो उसमें सुधार पे बल दिया गया था। उसमें जो लोग थे भाई भतीजावाद वो ज़्यादा बढ़ रहा था, उनको कम किया गया, ठीक। बैंकिंग सेक्टर में सुधार पर बल दिया गया नसीम समिति द्वारा, ठीक है। तो याद रखो नसीम समिति एक तारापुर कमेटी बनेगी, तारापुर 1 और 2, ठीक है। तो इसने जो है चालू खाता, ठीक है, और बचत खाता उसमें सुधार करने को क्या इसने कोई रिकमेंडेशन दी थी, वो इकोनॉमी में आप देखोगे, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर बल दिया गया नसीम समिति द्वारा। इस प्रकार उपरोक्त आर्थिक सुधार में 3 तत्व केंद्र रहे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसीलिए इनको LPG रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 1991 के आर्थिक सुधार के प्रमुख प्रभाव क्या रहे। अब देखो प्रभाव समझ पाते तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो सबसे पहली बात याद रखना कि राज्य की भूमिका को कम किया गया, राज्य को हटाया गया, ये अब प्राइवेट सेक्टर को आगे आने गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो IMF वर्ल्ड बैंक है ये पूंजीवादी देश है। अरे पूंजीवादी देशों में स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कंपनियाँ ही काम करती है, सारा देश को चलाने लगभग मोस्टली। तो वो यहाँ पे ये चाह रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिले। अब इंडिया की इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पे फ्रिज की भी ज़रूरत है, TV की भी ज़रूरत है। तो यहाँ से स्वाभाविक सी बात है बाहर की कंपनियाँ आएगी। भारत की जो कंपनियाँ थी PSU थी वो लोगों को TV बना के नहीं दे रही थी। मतलब ऐसा बोला जाता उस टाइम कि अगर आप एक स्कूटर के लिए ऑर्डर करने गए तो हो सकता है कि आपको 15 साल बाद में डिलीवर होगा, 20 साल बाद में डिलीवर होगा। उस टाइम ऐसा बोला जाता था, इतना ख़राब स्थिति थी। सोचो आज अपन सोच रहे हो आज मोबाइल खरीदने का सोच रहे हो, आपको मोबाइल जो आज आप खरीदने की सोच रहे हो, सोचो आजकल तो क्या होता है, जब तुम्हारा मन किया फट से ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, जब चाहो तब। पर सोचो उस टाइम पहले ऑर्डर करने के लिए 10 साल पहले तुम्हें ऑर्डर करना पड़ता था, तब जाके तो 10 साल बाद में डिलीवर होगी चीज़ें। तो राज्य के बहुत ख़राब स्थिति था। तो भाई समझ में तो प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया गया ताकि वो सभी डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छा किया जाए। राज्य के हस्तक्षेप में कमी व निजीकरण पर बल के कारण ढेर सारी देशी विदेशी निजी कंपनियों का भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश तथा औद्योगिकरण तीव्र विकास तीव्र हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना। व्यावसायिक विविधता में वृद्धि हुई,
ठीक है, रोज़गार के अवसर में वृद्धि। अब सब ऐसी बात है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चर होने लगी चीज़ें तो रोज़गार भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब मैं पहले वही बताया था, गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती थी, जैसे BSNL आप देख लो, कौन कितने लोग ट्रस्ट कर पाते हैं। अब जो बड़ी जियो है, ये है, तो ये अच्छी सर्विसेज दे रही है। ठीक है, तो सब ऐसी बात है, उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि हुई और उपभोक्ता बाजार पर विकास एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। तो सब ऐसी बात है, पहले सरकारी एकमात्र थी जो कंपनी चलाई, जिसमें मतलब घड़ी बनाने की सरकार की एकमात्र कंपनी थी। अब सब ऐसी बात है, उसका मन मर्जी करे जैसा बना हुए, परंतु आज 10 घड़ी की कंपनी है, तो कंपटीशन है उनमें। अब जो कंपटीशन है, तो सब ऐसी बात है, ग्राहक को वही अच्छा जो अच्छे टाइम पे डिलीवर कर सके, अच्छी सेवाएं दे सके, ग्राहक उसी के पास जाएगा। सब अच्छी बात है, वो हर किसी के पास तो जाएगा नहीं। ठीक, निजी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए संचार साधनों का प्रयोग, जैसे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इनका सबका प्रयोग किया जाने लगा। और महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर उपभोक्तावादी संस्कृति विकास, तो ये होता है महत्वाकांक्षा बढ़ाना, ये याद रखना, मूवीज़ के थ्रू, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को सोचो जो खरीदना नहीं चाहते वो बेच देते हैं। ये है पूंजीवाद। जो आप मार्केट में गए, जो आप सोचो खरीदने के लिए नहीं गए थे वो भी खरीद के लेके आ गए, ये होता है पूंजीवाद, उपभोक्तावादी विचारधारा। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों के वैश्विक विस्तार के कारण पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हुआ। अब देखो समझ बात है, पश्चिमी कल्चर का, अब समझ बात है, जब यहाँ पे आके विदेशी कंपनी यहाँ पे आके खोल रही है, ठीक है, एडिडास, ठीक है, पीटर इंग्लैंड, तो समझ लोग उनको पहनेंगे तो समझ बात है, वहाँ की कल्चर जो यहाँ पे आएगा, खान पीन यहाँ पे देखो, आज कोई से भी भारतीय किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाओ, सोचो चाइना का फूड कहीं पे मिल जाएगा आपको, कहीं पे भी, जैसे चाइनीज जो भी है, मतलब बहुत सारे आइटम हैं, कोई से भी रेस्टोरेंट में चले जाओ इंडिया के किसी भी कोने में। तो ये क्या हुआ, पश्चिमी संस्कृति का प्रचार हुआ। जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये क्या है, सब पश्चिमी संस्कृति है ना। तो मांस संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, मॉल संस्कृति, जैसे आजकल मॉल देख, तो ये भारत की देन नहीं है, ये सब विदेशों की देन है, जहाँ पे एक ही जगह सारी चीज़ें सब मिल जाती है। ठीक है, अब वहाँ क्यों है ये चीज़ें, समझो, वहाँ के लोग मतलब बहुत बिजी रहते हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो उनको ऐसे चाहिए कि अच्छा एक जगह गए सब सामान मिल जाए। अरे भारत के लिए खतरनाक है ना, क्यों है खतरनाक, समझो। मॉल संस्कृति भारत के लिए इसलिए खतरनाक है, इसमें सब ऐसी बात है, कैपिटलिस्ट लोग ही मॉल बना पाएंगे। पहली बात, बेचारे जो गरीब परिवार जो मतलब कि कुछ अपने आजीविका चलाने के लिए मतलब दुकानें खोलते थे, अब उनके लिए तो खतरा है ना। ये मॉल सब ऐसी बात है, लोगों को यहाँ अट्रैक्ट करते हैं, कुछ और वहाँ पे अच्छी सी सुविधा दे दी, PVR की सुविधा दे दी, मूवी देखने की सुविधा दे दी। ठीक है, बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए कुछ बना दिया वहाँ पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लोग यहाँ जाएंगे। अब इन दुकानों पे कौन खरीदेगा सामान, तो ये मॉल संस्कृति भारतीय सही नहीं है ना। वहाँ लोग कम हैं, इसीलिए ज़रूरत है वहाँ पे। आप वहाँ जाओगे विदेशों में, बहुत सारे कंट्रीज में क्या ह्यूमन लेबर कम है, तो वहाँ पे क्या लोग पेट्रोल खुद से भरते हैं, खुद से पेमेंट करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की कल्चर के लिए ज़रूरी है मॉल, और भारतीय कल्चर के लिए नहीं, फिर इतने इन लोगों को रोज़गार कौन देगा। ठीक है, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप कमज़ोर होने से वंचित समूह का सीमांतीकरण और मार्जिनलाइजेशन हुआ। सब ऐसी बात है, जब गवर्नमेंट कमज़ोर होने लगी, गवर्नमेंट से पावर छीन के प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट के लोगों के पास जाने लगी। सब ऐसी बात है, जो सरकार जो गरीब लोग थे या पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए जो योजनाएं चलाती थी, तो सब ऐसी बात है, अब वो क्या हो गई, वो लुप्त होने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहा। अब प्राइवेट जो है सेक्टर ज़्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव प्रभाव पड़ा। ठीक है, यहीं तक करते हैं, फिर कल यहाँ से करेंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। ठीक है, अब ये एक जो टॉपिक थे उधर वो शुरू होंगे। ठीक है, तो ये फटाफट हो जाएगा कल। अब बताओ, किसी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछो। आस्क एनी डाउट, तुम्हारे पास 6 मिनट है, कुछ पूछना तो पूछो। सर याद नहीं हो रहा है, बहुत चीजें जो होती हैं। हाँ, क्या नहीं हो रहा, याद करने की कोशिश करता हूँ, याद नहीं हो पाती। पहली बात, याद करने की कोशिश करने को आपको किसने बोला। कभी भी एक चीज़ याद रखना, याद करने के बाद सोचो। पढ़ाई करने का तरीका ये होता है, कोई भी नोट्स है, चाहे बुक हो, कोई भी हो, आप उसको एक बुक को एक बार पढ़ो, ओनली की स्टोरी की तरीके से। आप ये मत सोचो क्या याद हुआ, दूसरी बार भी उसको चुपचाप पढ़ो, और हाँ कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करो। कुछ चीज़ें पॉइंट नहीं आ रहा, उसको गूगल इट करो, समझो। थर्ड फिर उसको पढ़ो, फिर और अच्छे तरीके से पढ़ो उसको। ठीक है, चौथी बार फिर से पढ़ोगे, 5वीं बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा वो। आप ये मत सोचो याद हुआ है, नहीं, वो ऑटोमेटिक याद हो चुका है आपको। तो ये माइंड में नहीं रखा करो कि हमें याद नहीं हो रहा, तो वो ज़िंदगी में कभी याद नहीं होगा अगर ऐसा सोचते रहोगे तो। पहले अपने पढ़ने की प्रोसेस बदलो। आप कितनी बार किसी बुक को पढ़े हो भाई, मैं फिर बता रहा हूँ,
अपना पढ़ने का पैटर्न चेंज करो। एक बार में सब चीज़ें याद तो किसी को नहीं होती। पहली बात ऐसा सोचना ही नहीं है, ये यूपीएससी की पढ़ाई है, ये वनडे एग्ज़ाम नहीं है जो रट के जाके दे आए। चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक कुछ ही नहीं होगा। समझना बहुत ज़रूरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं पूछा रेस्ट कर लो। 9:05 से अपन एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। और किसी कोई क्वेश्चन पूछना? वाइंड अप करें फिर यहीं पे इस क्लास को। किसी को पूछना है? नहीं। चलो।